तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले आम बैठकें शुरू कर दी हैं, जो कि काफी अहम मानी जा रही हैं। आज उनके कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई। बैठक में एसटीटी घटाने, बायबैक पर राहत की मांग और डिविडेंड टैक्स पर राहत दिलाने के सुझाव आए हैं। आखिर इस बार के बजट से बाजार किस तरह की उम्मीदें कर रहा है, आज हम दिग्गजों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अब की बार बजट से क्या मांगे बाजार। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। बजट 2026 बस आने को है और बाजार एक बार फिर से तैयार है अपनी विश लिस्ट लेकर। सरकार भी चाहती है कि बजट से पहले सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर ली जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स के सुझावों पर अमल करने का मौका मिले। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं। मंगलवार को बारी थी कैपिटल मार्केट के बड़े खिलाड़ियों के साथ अहम प्री बजट मीटिंग की। इस मीटिंग में मार्केट की नब्ज टटोलने और आने वाले बजट के लिए इनपुट जुटाने पर खास फोकस रहा। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग में बाजार से जुड़े पक्षकारों ने कई सुझाव रखे, जिनका सीधा असर इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम और बाजार पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात हुई कैश मार्केट पर एसटीटी घटाने की। प्रतिनिधियों का कहना था कि डेरिवेटिव्स में एसटीटी कम है और कैश में ज्यादा। अगर कैश सेगमेंट पर एसटीटी कम हुआ तो छोटे निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख पाएंगे और ट्रेडिंग में बेहतर पारदर्शिता भी आएगी। दूसरी अहम मांग थी हाउस होल्ड सेविंग को इक्विटी में लाने के लिए टैक्स इंसेंटिव। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इक्विटी में निवेश को लंबी अवधि के लिए प्रोत्साहन मिले तो घरेलू बचत सीधे भारतीय कंपनियों में लगेगी और बाजार की नींव और मजबूत होगी। तीसरा सुझाव था बायबैक पर सिर्फ मुनाफे पर टैक्स लगाने का। इस वक्त बायबैक की टैक्सिंग काफी जटिल मानी जाती है। इसे सरल करने से कंपनियां बिना उलझन के बायबैक का इस्तेमाल कर पाएंगी, जिससे रिटेल निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएशन आसान होगा। चौथा बड़ा सुझाव था म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने का। मार्केट प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर नगर निकायों को बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन मिले तो देश भर में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाना कहीं आसान हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गेन स्ट्रक्चर को सरल, कंपनियों के लिए पॉलिसी की स्थिरता और मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने वाले सुधार जैसे सुझाव भी आए। ये सारी मांगे इस समय इसलिए अहम हैं क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित दौर से गुजर रही है और इंडिया को अपनी ग्रोथ स्टोरी को स्टेबल बनाए रखना है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, आईटी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के साथ भी बैठकें होंगी। सभी सुझावों को एक साथ समेटकर बजट 2026 तैयार किया जाएगा, जिसे 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सुरेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल प्रेसिडेंट एनमी, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है के सुरेश सर आपका हमारे शो पे। विजय मंत्री सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट जेआरएल मनी के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है विजय मंत्री सर आपका भी हमारे शो पे। तो ये सर आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, मार्केट प्रतिनिधि निर्मला मैम से मिले हैं। काफ़ी कुछ बातें छनकर आ रही हैं। एसटीटी को डेरिवेटिव की तुलना में कम रखने का सुझाव आया है। हाउस होल्ड एलोकेशन को इक्विटी में 5% से बढ़ाकर 8% पर भी चर्चा हुई है, और भी बातें हुई हैं। बट इस बार क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, और डिमांड्स क्या हैं आपकी इस बार के बजट के लिए? नहीं, एक्चुअली सब क्या है, वो मार्केट अभी क्या है, बहुत क्या है, क्रॉस रोड्स में है। वो बहुत स्लो चल रहा है। उसको क्या है, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कुछ करने पड़ेगा वो बजट में। पहले हमारा विचार क्या है, वो रिबेट का सेक्शन 88E का रिबेट, वो क्या है, एसटीटी इज अलाउड एज एक्सपेंस ओनली है। बहुत लोग क्या है, बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, वो लोगों के लिए क्या है, 88E रिबेट नहीं है अभी। एसटीटी एक्सपेंस में एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा हम क्या सोच रहे हैं, वो 88E रिबेट आने तो अच्छा है, सो दैट एसटीटी कैन बी एडजस्टेड एज टैक्स अगेंस्ट द टैक्स एंड बैलेंस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेजर वन ऑफ द फर्स्ट डिमांड्स हमारा डिमांड है। क्योंकि अभी क्या है, बहुत लोग का इनकम सफरिंग हेवी टैक्स, बट देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ एसटीटी है। सो एसटीटी आप मालूम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए लाया है, लेकिन अभी वो भी चल रहा है ना, इसलिए वो एडजस्ट करने के लिए हम सजेशन दिया है, पहले एडजस्टमेंट। ओके,
तो ये हैं आपके डिमांड्स और आपने सजेशंस भी दिए हैं। मंत्री सर, जो बातें आज वित्त मंत्री जी के सामने रखी गई हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की ओर से, ये डिमांड क्यों ज़रूरी है सर मार्केट के लिए, और इसके अलावा और क्या कुछ कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर दिया है। जो 12 लाख तक का टैक्स रिफॉर्म था और जीएसटी के ऊपर जो भी बड़ी रियायत दी गई है, ये जो अभी इंडिया में बाजार में तेजी नहीं आ रही, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्निंग ग्रोथ नहीं दिख रहा है। टैक्स तो जब होता है जब आपको अर्निंग होती है, जब इनकम होती है, उसके बाद टैक्स की बात होती है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग कैसे बढ़े। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ा तो आपको बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। दूसरा, हमने देखा है कि जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बाजार में था कि एफआईआई कंटिन्यूस बेसिस पे माल बेच रही है, लेकिन उसको डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने एब्जॉर्ब किया है। तो जरूरत मेरे हिसाब से सरकार इस बारे में सोच रही है कि एनपीएस टाइप ही कुछ बड़ा पेंशन रिफॉर्म लेके आए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, क्योंकि अभी जो एनपीएस है उसके अंदर थोड़े चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस ऐसे है कि एक तो सरकार आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है, उसके बाद एनपीएस के ऊपर कुछ भी एसटीटी नहीं लगता। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इंश्योरेंस में लगता है, म्यूचुअल फंड में लगता है, पीएमएस में लगता है, लेकिन एनपीएस में नहीं लगता है। तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आएगी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसा रहेगा। तो वहां मेरे हिसाब से दिमाग लगाना चाहिए ज्यादा। तो आम इन्वेस्टर के लिए तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। हाँ, डेफिनेटली जब इनकम टैक्स को टैक्स फ्री, कैपिटल गेन को टैक्स फ्री किया इक्विटी वाले को, उस टाइम एसटीटी लगा के ये रीजन दिया गया कि हम एसटीटी ला रहे हैं और इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम कर दिया। अभी दोनों तरफ मार पड़ रही है इक्विटी इन्वेस्टर को, तो उसको मेरे हिसाब से ठीक करने की बहुत बड़ी जरूरत है। एब्सोल्युटली। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ी बात, मैं उसका थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझूंगा कि एनपीएस जैसा बड़ा रिफॉर्म पेंशन में जो आएगा उसका क्या स्वरूप हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट अर्निंग और ओवरऑल कैसे बढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बूस्ट करने के लिए मार्केट को। सुरेश सर, ये थोड़ा सा बताइए सर कि 2024-25 में एलटीसीजी एग्जेम्पशन 1 लाख से 1.25 लाख किया, इंफ्रा पर 11 लाख करोड़ दिया, वो ठीक है, पर जो एलटीसीजी 10 से 12.5 कर दिया था और एसटीसीजी 15 से 20 कर दिया था, एफएनओ पर एसटीटी डबल कर दिया था, ट्रेडिंग कॉस्ट ओवरऑल बढ़ गई थी सर, और उससे हमने देखा था उस समय नेगेटिव रिएक्शन भी आया था। ये कितना बड़ा पेन पॉइंट इस वक्त मार्केट के लिए बना हुआ है सर, और इसमें आप क्या कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? एक्चुअली साहब, हमारा साहब भी बोला था, अभी बोला था, एसटीटी गवर्नमेंट लाया था किसके लिए? कैपिटल गेन अवॉइड करने के लिए, मोर ओवर टू कलेक्ट द टैक्स विदाउट एनी डिफिकल्टीज। दैट्स व्हाई एसटीटी हैज बीन ब्रॉट इन। बट क्या हुआ है, अभी एसटीटी भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल के, सो लॉट ऑफ पेन पॉइंट्स है इन्वेस्टर के लिए। एक ही पेन पॉइंट नहीं है, बहुत ज्यादा पेन पॉइंट है, और उसका क्या है, उसमें क्या उसको लाभ भी नहीं है इतना ऐसा टैक्सेशन में। इसलिए हम क्या सोचा है, अभी सेबी भी क्या बोल रहा है, 90% का लोग का वो पैसा लॉस में जाते हैं, किसमें? ये फंडों में जाते हैं, बराबर है। लेकिन उसको डाइवर्शन करने के लिए क्या करने का है, कैश मार्केट थोड़ा, आई मीन डाइवर्शन को, वो लोगों को कैश मार्केट लाने पड़ेगा। कैसा कैश मार्केट आएगा? वो लोग वहां कुछ इंसेंटिव लेने पड़ेगा। क्या इंसेंटिव लेने का है? एसटीटी कम कर दो ना डिलीवरी का। डिलीवरी ट्रांजैक्शंस में क्या जरूरत है इतना एसटीटी? क्योंकि आई एम गोइंग टू होल्ड द शेयर्स फॉर सम लॉन्ग टर्म, यू कैन डिफाइन दैट। सो व्हेन आई एम शेयर्स आर होल्ड, आई मीन हेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, क्या जरूरत है एसटीटी का? सो वी हैव, हमारा सजेशन क्या है, एसटीटी निकलने पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग अ डिलीवरी ट्रांजैक्शन, सो दैट कैश मार्केट क्या है, बहुत मोमेंटम हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगी। फिर लोगों को क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लोग आएगा मार्केट को। नहीं तो क्या है, पेन पॉइंट ज्यादा, तो क्या है, लोगों को बहुत विचार हो जाए, क्या जरूरत है मार्केट में आने के लिए, जाने के लिए, फिर सेल करने के लिए। आई मीन दे मे फील द फ्रस्ट्रेशन। सो इसलिए हमारा विचार और हमारा रिक्वेस्ट क्या है, वो एसटीटी ऑन कैश डिलीवरी को कम करने का है, बहुत कम करने का है।
एब्सोल्युटली। ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से भी जोड़ा, वाकई में बहुत ये महत्वपूर्ण एंगल है सोचने के लिए। मंत्री सर, थोड़ा सा इसको बताएं सर कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए डेरिवेटिव्स पर एसटीटी से ज़्यादा कैश मार्केट पर ना बढ़ने देना, ये कितना ज़रूरी है सर, और कितना इसको कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, सरकार तो टैक्स न्यूट्रल है। इसके अंदर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आम इन्वेस्टर नुकसान करे, एक आम इन्वेस्टर नुकसान कर रहा है तो कोई फायदा बना रहा है। सेबी को टर्नओवर फीस मिल रही है, सरकार को एसटीटी मिल रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस को पैसा बन रहा है, तो वहां सरकार अपना आराम से टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो सरकार के लिए तो पूरा टैक्स न्यूट्रल है सारा का सारा। लेकिन एक बहुत बड़ा एनोमली है इंडिया के अंदर, उसको दूर करने की जरूरत है। एनोमली क्या है कि जैन स्ट्रीट जैसी कंपनी ने 40,000 करोड़ के ऊपर पैसा बनाया, लेकिन वो टैक्स 7 में थी और वो पूरा पैसा टैक्स फ्री हो गया उनका। आज सिंगापुर में रहने वाले लोग हैं या दुबई में रहने वाले लोग हैं या कुछ ऐसी कंट्रीज के लोग हैं कि जो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स 0 है, इंडिया उनका डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, तो एक इंडियन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में पैसा डाल के टैक्स दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन मार्केट में आते हैं, पैसा बनाते हैं और बिना टैक्स दिए हुए चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एनोमली दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एज फार एज स्पेकुलेशन कंसर्न, वो तो खत्म होने वाला है नहीं। तो सरकार ने सोच लिया जब खत्म होने वाला है नहीं, लोगों को एडिक्शन है इस चीज का, तो क्यों न ज्यादा से ज्यादा टैक्स उस पर लिया जाए, ताकि वो टैक्स लेके सरकार कोई वेलफेयर स्कीम चला सकती है। तो ये तो मतलब लाड़की बहन से लेके लाड़के भैया से लेके लाड़की बहन को देने वाली कहानी है मेरे हिसाब से। तो उस पर मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट कुछ खास करने वाली है। ओके, ठीक है सर। कर गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है इस पर भी मैं आऊँगा। बट सुरेश सर, आप लोगों की एक पुरानी डिमांड रही है डेट म्यूचुअल फंड्स पर एलटीसीजी टैक्स को 12.5 करने की। क्यों इसकी ज़रूरत है सर इस समय, और इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को कैसे राहत मिलेगी? एसटीटी क्या बोला सर? डेट म्यूचुअल फंड्स पर भी सर आप एलटीसीजी टैक्स में इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं? हाँ, बिकॉज क्या है अभी क्या है, डेट आई मीन बॉन्ड्स मार्केट भी बढ़ने पड़ेगा। एक्चुअली वो बॉन्ड्स मार्केट इंडिया में क्या है, बहुत बहुत लो लेवल में कंपेयरिंग टू आई मीन इंटरनेशनल। सो इसलिए हम क्या सोचा है उसमें भी कुछ क्या है कंसेशन देने तो अच्छा है। म्यूचुअल फंड क्या है, दूसरा है म्यूचुअल फंड सब लोग का पसंद है म्यूचुअल फंड जनरली, बिकॉज मेनी इन्वेस्टर्स को क्या है मार्केट के बारे में कुछ नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा और कुछ नहीं मालूम नहीं होगा, इसलिए म्यूचुअल फंड इजी रूट है। सो हम वो रूट को क्या है बढ़ने के लिए, बड़ा करने के लिए वहाँ भी कुछ कंसेशन करना चाहिए, अच्छा है। इसलिए हम दूसरा भी बोला था एक्चुअली, हमारा विचार हमारा रिक्वेस्ट क्या है, 2 टाइप्स ऑफ इनकम है। एफ एंड ओ में मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वो क्या है बिजनेस इनकम होते हैं, लेकिन कैश मार्केट में ऐसा ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग करे तो वो स्पेकुलेटिव होता है। आई मीन बोथ आर सेम ओनली, इसलिए उसको हम क्या सजेशन, हमारा सजेशन क्या है, दोनों भी बिजनेस इनकम करने का है, सो दैट वो भी क्या है मार्केट के लिए वो अच्छा मौका मिलेगा लोगों के लिए, और लोगों भी इन्वेस्ट करेगा, ट्रेडिंग करेगा इन कैश मार्केट में इंस्टेड ऑफ एफ एंड ओ भी वो आ जाएगी। सो इसलिए कैश मार्केट का डेप्थ ज़्यादा होगा, कैश मार्केट लिक्विडिटी भी ज़्यादा होगा। ओके, आप मंत्री सर ज़रा उसको विस्तार दें सर। आपने जैसे बताया कि एनपीएस जैसे बड़े रिफॉर्म्स की पेंशन में भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ में पेंशन स्कीम्स को बूस्ट करने के लिए भी एनपीएस या पेंशन फंड्स के लिए नए टैक्स इंसेंटिव्स देने की भी बार बार डिमांड की जाती रही है, ताकि रिटायरमेंट सेविंग्स जो हैं वो बढ़ें, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हों। तो इस दिशा में आप क्या पेंशन वाली जो परिधि है उसमें क्या क्या रिफॉर्म अपेक्षा कर रहे हैं सर? मेरे हिसाब से एक पेंशन प्रोडक्ट में अगर आप टैक्स बेनिफिट, जैसे मुझे लगता नहीं कोई टैक्स बेनिफिट आएगा, क्योंकि सरकार ने टैक्स बेनिफिट एक्चुअली निकाल रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज उसमें डिस्प्यूट्स बहुत होती थी। तो मुझे लगता नहीं कोई टैक्स बेनिफिट आने की उम्मीद है। हो सकता है जो नया ये पेंशन रिफॉर्म लेके आए उसके अंदर जो एनपीएस जैसा बेनिफिट उसके अंदर भी दे दिया जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमने देखा पैसा बहुत आ रहा, लेकिन आप एसआईपी का डिसकंटिन्यूएशन देख लीजिए, 79% जो एसआईपी आ रही है नई, 79% उसका जितनी आ रही है उतना 75% के ऊपर डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है। म्यूचुअल फंड का ग्रोथ सेल्स और नेट सेल्स का नंबर देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड का एवरेज होल्डिंग 2 साल के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म सेविंग और इनकरेज करनी है, जो कि
मोस्ट प्रोडक्टिव असेट कैटेगरी जो कि इक्विटी है, और इंडिया में अगर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का अगर आपको एडवांटेज एक आम इन्वेस्टर को देना है, तो इक्विटी, मैनेज असेट, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा रूट हो सकता है। उसको इनकरेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को। तो मेरे हिसाब से पेंशन रिफॉर्म करें, म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटायरमेंट वाले प्रोडक्ट हैं या चिल्ड्रन गिफ्ट फंड वाले प्रोडक्ट हैं या ईएलएसएस वाले प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर टैक्स रियायत अगर दे सके सरकार, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म सेविंग वहां पे हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ डेटा बता रहा हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जी। ईएलएसएस, अभी ईएलएसएस के अंदर कोई पैसा नहीं डाल रहा बिकॉज नए टैक्स रिजिम में सब नए टैक्स रिजिम में जा रहे हैं। तो पिछले एक साल के डेटा देखो आप, नेट सेल्स इक्विटी म्यूचुअल फंड का 3,70,000 करोड़ हुआ ऑल कैटेगरी का, और ईएलएसएस में खाली 65 करोड़ रुपए आया है। और पिछले महीने अक्टूबर में नेट सेल्स इक्विटी म्यूचुअल फंड का 25,000 करोड़ हुआ है, ईएलएसएस के अंदर से 666 करोड़ रुपया निकला है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी ईएलएसएस में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ईएलएसएस के अंदर नया पैसा आना बंद हो गया। तो जो फंड मैनेजर, उसको कुछ भी मोटिवेशन नहीं है कि स्कीम का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाए। तो मैंने डेटा एनालाइज किया फ्लेक्सी कैप फंड का और ईएलएसएस फंड का, जिनका दोनों का बेंचमार्क 500 निफ्टी 500 रहता है। तो मैंने लीडिंग 25-26 एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस के फंड रिटर्न एनालाइज किए, तो मालूम पड़ा 1 से 3 साल के पीरियड में ऑन एवरेज जो उनके ईएलएसएस फंड है, जो बाय एंड लार्ज फ्लेक्सी कैप की तरह मैनेज हो रहे हैं, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप को, क्योंकि ईएलएसएस में नया पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके अंडरलाइंग स्टॉक में पैसा नहीं डाल पा रहा हो, और फ्लेक्सी कैप में उसको कॉम्पीट करना पड़ता है बाकी फ्लेक्सी कैप से, क्योंकि वहां बड़ा पैसा आ रहा है, तो वहां परफॉर्मेंस ज्यादा आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी मेरे हिसाब से खड़ी हो गई इंडस्ट्री में, उसको दूर करने की जरूरत है। सर, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा दे दिया इस पे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी अगर आपको बढ़ाना होगा। अच्छा, पार्टिसिपेशन से याद है सुरेश सर, ओवरऑल पार्टिसिपेशन के लिए बड़ी बुनियादी समस्या है। कई बार हम ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है सर केवाईसी प्रोसेस जो सरकार बार बार कहती रही है कि हम आसान बनाएंगे, वो केवाईसी प्रोसेस आसान हुई है? क्योंकि नए इन्वेस्टर्स, खास तौर से छोटे शहरों से, आसानी से म्यूचुअल फंड में एंटर कर सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल उनके समझ में आने लायक केवाईसी रिफॉर्म्स आएँ। तो ये हो रहा है सर, या इसमें भी और गुंजाइश बची हुई है? केवाईसी क्या है एक्चुअली, इतना आसान भी नहीं है अभी। केवाईसी क्या है, डे बाई डे क्या है, बहुत तकलीफ में होता है केवाईसी का। पहले गवर्नमेंट बैंक को बोला था केवाईसी कर दो, पहले वो केवाईसी से सब कुछ कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट आइडिया ऑफ केवाईसी। बट क्या है, फिर क्या हुआ, सब लोग केवाईसी करते हैं। इवन आई एम ऑलरेडी हैविंग सम केवाईसी, नया लोग भी केवाईसी मांगते हैं। ऐसा क्या है, देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ यूजिंग द केवाईसी। सो गवर्नमेंट क्या है, अभी डिसाइड करना पड़ेगा। ऑलरेडी सेबी इज वर्किंग ऑन दैट। सेबी क्या है, ये वर्किंग ग्रुप अभी शुरू किया है, बना, आई मीन कॉन्स्टिट्यूट किया है टू स्ट्रीमलाइन द केवाईसी प्रोसेस। सो एक्चुअली वो ग्रुप अभी डिस्कस करेगा, मैं भी वो उसमें मेंबर हूँ। अभी डिस्कस शुरू करेंगे कैसा वो क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए। केवाईसी should be simplified, and one agency if already done KYC, no need of asking again fresh KYC. So that KYC should be pulled out. Particularly क्या है, मेरा KYC बैंक में है, वो more than enough है। क्या जरूरत है अगेन दूसरा KYC बनाने के लिए और पूछने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, सब लोग मेरे को KYC मांगते हैं। वो डीपी ओपन करने के लिए केवाईसी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा कंपनी जाने तो वो भी मांगते हैं। ऐसा क्या है, इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत तकलीफ होते हैं। सो ये सब डूइंग बिजनेस भी नहीं है, इन्वेस्टर्स को भी तकलीफ होता है। सो फ्रॉम दैट एंगल केवाईसी वी हैव टू सिंप्लीफाई, एंड वी हैव टू थिंक लाउडली how to simplify the KYC process. Similarly, how to make one KYC available for everybody. केवाईसी के अलावा मंत्री सर, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मेंशन भी किया, 79% नई एसआईपी आ रही है, 75% डिसकंटिन्यूएशन भी हो रहा है। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी और इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे होंगे। बट अगेन फिर बात घूम फिर के आ जाती है कि डीमोटिवेशन क्या है। अब डीमोटिवेशन घूम फिर के फिर बार बार आ जाता है कि आप मार्केट वॉलेटिलिटीज़ को अगर साइड में भी रखें, एफआई आउटफ्लो, इकोनॉमिक स्लो डाउन, यूएस टैरिफ, इसको साइड भी आप रखें, तो रिटेल पार्टिसिपेशन कम होने का बहुत बुनियादी कारण, बड़ा स्पष्ट सरल सा बुनियादी कारण आता है
हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आपके यहाँ, टैक्स बर्डन है, ड्यूअल टैक्सेशन है। ये सर कितना बड़ा डेंट लगा रहा है रिटेल पार्टिसिपेशन को? देखिए, एक पॉइंट नहीं है, बट ये सारे पॉइंट एक साथ आ जाते हैं। जो केवाईसी कराना, अगर आपने एक एलएलपी खोली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है, आप बैंक अकाउंट खोल के देखिए, आपको पसीने आ जाएंगे। केवाईसी मैं अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 18 केवाईसी करा चुका हूं, और अभी तो नॉमिनी की भी केवाईसी जरूरत है, जॉइंट होल्डर का, टू वे ऑथेंटिफिकेशन, एवरीबडी एवरीथिंग इज डन इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द मनी ऑफ द इन्वेस्टर। लेकिन कैपिटल मार्केट में बिना पैन कार्ड के, बिना बैंक अकाउंट के आपका पैसा नहीं आता है, तो मल्टी लेवल पे ये केवाईसी करने का क्या जरूरत है, समझ के बाहर है। तो इट क्रिएट इरिटेशन इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। काफी हम अपने अनुभव से बता रहे, काफी लोग ट्रांजेक्शन मिडवे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं, उनको बोला छोड़ो यार, मेरे को नहीं करना केवाईसी। तो एक तो ये है। आप देखिए, एक रिफॉर्म हुआ था, जैसे पहले हम एसआईपी करते थे ना, तो एसआईपी के लिए 12 आपने एसआईपी 12 महीने की तो 12 आपको चेक देने पड़ते थे। वो फिर ई मैंडेट आ गया, तो चेक खत्म हो गया, तो सडनली एसआईपी के अंदर बूम आ गया। तो केवाईसी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट में लाने की जरूरत है। आज भी हम कितना बड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में खाली 5 करोड़ लोग हैं, खाली 5 करोड़ है। ड्रीम 11 में आपने देखा होगा, जो गेमिंग कंपनी में 20-20, 26-26 करोड़ इन्वेस्टर होते थे। पैन अकाउंट वाले कितने लोग हैं, ब्रोकिंग अकाउंट वाले कितने लोग हैं? म्यूचुअल फंड में खाली 5 करोड़ लोग हैं। और जो म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएशन जो लोग करते हैं, उनको भी इंसेंटिवाइज, उनको भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत, ताकि वो गांव गांव जाके, शहर शहर जाके लोगों से पैसा लाके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करा सके। और तीसरा, मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड को थोड़ा टैक्स रियायत देनी चाहिए थोड़ी, ताकि जो लॉन्ग टर्म पैसा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आ सके, और डेट मार्केट भी इंडिया में काफी रोबस्ट हो सके। आज इंडियन डेट मार्केट रोबस्ट नहीं है। बड़ा सेविंग जाता है बैंक डिपॉजिट में, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सेविंग्स में जाता है। इवन जीसेक के अंदर आम आदमी का पैसा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इवन जीसेक। और आपको एक डेटा बता दो, एक और इंटरेस्टिंग डेटा। हम यूएस मार्केट में तेजी की बात कर रहे हैं। यूएस मार्केट में पिछले 1 जनवरी 2024 से लेके अभी तक अप्रोक्सीमेटली $2 ट्रिलियन पैसा इक्विटी और हाइब्रिड फंड से निकला है। ओके। Out of that, around $1 trillion has gone into bond fund and money market fund in last 18 month, क्योंकि वहां मार्केट बहुत बड़ा है। अगर इंडिया से इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता ना वो, तो शायद वो बॉन्ड मार्केट में नहीं जाता, वो रियल एस्टेट में जाता, गोल्ड में जाता, एफडी में जाता। तो हमको अल्टरनेट मार्केट डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो और इंडियन इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। हैविंग सेड दैट सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मंत्री सर, मेरा मूल प्रश्न था, ये सारा का सारा जो डीमोटिवेशन आप कहिए या हिंड्रेंस कहिए, ये रिटेल पार्टिसिपेशन की कमी, क्या इसके बुनियादी कारण वही है सर? क्योंकि नए इन्वेस्टर से पूछो तो वो बाजार के बारे में जो सेंटिमेंट है उसका इंडियन मार्केट के बारे में कि साहब हाई टैक्स है, नए इन्वेस्टर्स बार बार हिचकिचाते हैं। और वो भी एक बड़ी दिक्कत है, घरेलू सेविंग्स इक्विटी में जो लगातार कम जा रही है। तो उसके लिए क्या टैक्स बर्डन अगर कम कर दिया जाए तो सरकार को एक मोर्चे पर कई फायदे नहीं होंगे सर? देखिए, रिटेल में टैक्स बर्डन का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने 12 लाख कर दिया है और 4 लाख वैसे भी कैपिटल गेन और 1.25 लाख रुपए आया, तो एनुअल इतना कोई बड़ा, कोई आदमी 10 लाख रुपया साल का भी डाले तो भी उसको टैक्स नहीं लगने वाला है, तो वो बड़ा झमेला नहीं है। अच्छा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी के पास पहुंचा कैसे जाए। वो कैसे, जिस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री गांव गांव पहुंची है ना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गांव गांव नहीं पहुंची है। वो पहुंचाने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर आप और मैं, हम जैसे लोग अगर 12-15% कमा रहे हैं इक्विटी मार्केट में, एक आम गरीब आदमी 6%, 8% पे क्यों जूझ रहा है, जबकि वो कंट्री का इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो जूझ रहा है 6 से 8% रिटर्न के ऊपर ही, और काफी टाइम तो उसका बेटा चिट फंड ऐसे जगह लुट जाता, बर्बाद हो जाता है। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो गरीब आदमी, टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट मैन, इन लोगों के साथ काम, वेटर्स वगैरह के, इनका पैसा डला हुआ है मैंने एसआईपी के अंदर। अगर इनको समझाने वाला कोई आदमी है तो ये पैसा डालने को तैयार है। अभी तो इनको मोबाइल पे सब दिख जाता है। और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जरूरत है कि एक आम भारतीय का पैसा इक्विटी मार्केट में है। लेकिन क्या डिस्टॉर्शन आपको बताता हूं, जब पीपीएफ चालू हुआ तो पीपीएफ का इंटेंट ये था
कि ईपीएफओ तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग उनके लिए है, पीपीएफ हम आम आदमी के लिए लेके आए, जो सड़क पे चलने वाला आदमी है, गरीब आदमी, उसके लिए पीपीएफ लेके आए, लेकिन सारा का सारा पीपीएफ हाईजैक कर लिया एचएनआई लोगों ने। तो मुझे लगता है ना कि टैक्स कोई बड़ा मैटर है, मेरे हिसाब से टैक्स से ज्यादा कन्वीनियंस ये कि आप इस प्रोडक्ट को गांव-गांव ले जाओ, और उसके लिए आपको इंटरमीडिएरीज तैयार करने पड़ेंगे ताकि इस प्रोडक्ट को गांव-गांव लेके जाएं वो लोग। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के पास, हर गांव में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। और दूसरा बड़ा रीज़न ये हो गया कि भाई रिटायरमेंट के लिए अब सरकार और बैंक पर भरोसा बचा ही नहीं है, तो फिर अब कहाँ जाएगा? लोगों के पास पैसा है, सही समय पर सही जगह लग नहीं रहा है। आज भी लोग सोना, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस वहीं फंसे हुए हैं, जबकि सर कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर, एक लॉन्ग टर्म में एक 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 एक, एक बड़ी अच्छी एक्चुअली साहब हाँ। क्या है वो गांव लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है, पैन नंबर चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पैन नंबर है, वो पैन नंबर निकलने पड़ेगा। अप टू सर्टेन लिमिट पैन नंबर जरूरत नहीं है। ऐसा बोले तो क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूसिव ज्यादा होगा। अभी क्या है, पैन नंबर हैडल होता है हमारा गांव लोगों अंदर आने के लिए, इसलिए क्या होता है वो लोग लोकल लोग को पुंजी की स्कीम में डालते हैं, पैसा लॉस करते हैं, बहुत लॉस करते हैं। इफ यू सी द अमाउंट दे लॉस्ट इन सच फेक स्कीम्स, बहुत बड़ा है वो फिगर दे रहे तो बहुत क्या है हमको विचार हो जाए। इसलिए हमारा सजेशन क्या है, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, इसलिए मैं डिफेंड करता हूँ, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए पैन नंबर जरूरत नहीं है। अप टू सम लिमिट यू कैन फिक्स, दे कैन इन्वेस्ट। आपने सही कहा सर, आपने सही कहा। और हो क्या रहा है ना कि वो एक सिस्टम नहीं बना है जिसके बारे में आप दोनों चर्चा कर रहे हैं, और उसकी वजह से लोग लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो, न जाने कहाँ कहाँ पैसा गंवा रहे हैं। हम तो रोज़ खबरें चला रहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसा गंवा रहे हैं। अब ये अगर एक सिस्टम आप क्रिएट कर दें, लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प बात बोली, वक्त की कमी है लेकिन संक्षेप में चाहूँगा मंत्री सर, ये पैन कार्ड की अनिवार्यता गाँव में, ये क्या, सुरेश सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया सर, तो ये क्या कितना बड़ा हिंड्रेंस है ये? नहीं, इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है, क्योंकि लेकिन अभी तो हम 5 करोड़ इन्वेस्टर है, पैन कार्ड वाले करीब 40-45 करोड़ लोगों, वहां तक तो हम लोग पहुंच जाएं। सरकार ने भी आधार मैंडेट कर दिया कंपलसरी, अब आधार कार्ड ले लो जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। और दूसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म सेविंग बढ़ानी है भारत के अंदर, तो महिलाओं को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि महिलाएं एक दफा उनको, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो क्लाइंट से हम डील करते हैं, किसी फैमिली में अगर हम लेडीज को इन्वॉल्व कर दिया डिसीजन मेकिंग में, और उनको बता दिया कि पैसा आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपकी रिटायरमेंट के लिए, आपका इमरजेंसी फंड के लिए, तो फिर हस्बैंड को पैसा टच नहीं करने देती। वरना हस्बैंड को क्या, मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग में कोई दोस्त ब्रिलियंट आइडिया देने वाले मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम या वुमेन इन्वेस्टर के लिए सरकार कुछ काम करे। सरकार ने, देखिए आप एक डेटा बताओ, सरकार ने जब इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे अगर वुमेन एप्लीकेंट है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और अगर स्टैंप ड्यूटी भी कम कर दी, उसकी वजह से देखिए प्रॉपर्टी के अंदर महिलाओं की कितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से महिलाओं के ऊपर भी काम करना चाहिए, और फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भारत की, मेरे को लगता है उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। अरे सर, बिहार से बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है फीमेल अथॉरिटी का? आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार महिलाओं को समझ में आ गई जो कहा जा रहा है, अब कितना ग्राउंड पर रियलिटी है वो लोग दर्शकों के ऊपर हम छोड़ते हैं उसका आकलन, बट 10,000 रुपया डाल दिया नीतीश जी ने तो समझ में आ गया महिलाओं को कहाँ डालना है, पुरुष चाहे जो मर्जी बोले। तो ये आपने सही उदाहरण दिया। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को एक बेटर अप्रोच के साथ, बेटर इम्प्रोवाइजेशंस के साथ मार्केट और में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आइडियाज लेकर के आने पड़ेंगे। सुझाव अलग एक बहुत छोटा आइडिया इमीडिएटली आपको देता हूं। अगर कंपनी जैसे आपका जी बिजनेस है, कंपनी है, आप इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी को बोला जाए कि जितना आप एसआईपी करो एम्प्लॉयज के बिहाफ पे, और उसको एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं होगा, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तब टैक्सेबल होगा उसके लिए। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। कंपनियां एम्प्लॉय के बिहाफ पे थोड़ा 2,000-3,000 रुपए डाल सकती है एडिशनल, और उसको एम्प्लॉय को टैक्सेबिलिटी नहीं होगी जब वो निकलेगा नहीं तब तक। मुझे लगता है बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में बढ़ सकता है इसके थ्रू। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट एग्जांपल और ब्रिलियंट आइडिया, और इस तरह के बहुत सारे आइडियाज पूरी इंडस्ट्री से आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनको तवज्जो दें। खाना पूर्ति, रस्म अदायगी के लिए बैठकें करके सुझाव लेना, मिनट ऑफ मीटिंग बना देना, और बजट में उसका रिफ्लेक्शन ना होना तो हर बार मायूसी होंगे, और वो रिफॉर्म्स होने के बावजूद
वो फिर मोमेंटम बना नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे आइडियाज़, जैसे इसी शो में कितने सारे आइडियाज़ आ गए, कितनी ब्रिलियंट चीज़ें आ गई। गवर्नमेंट के पास तो पूरा का पूरा ऑप्शन खुला हुआ है इस तरह के आइडियाज़ का। तो हम चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज़ आएँ, इम्प्लीमेंट हो और देश तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। विजय मंत्री सर, थैंक यू सो मच सर। के सुरेश सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।